हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था क्या एडवांस्ड अकाउंट्स में सेकेंड चैप्टर विच इज बेसिकली एडवांस जनरल एंट्री। तो एडवांस जनरल एंट्री में देखो क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है, इसको हम लोग देखते हैं। पहले तो इसमें सबसे पहली चीज है पास जनरल एंट्री रिलेटेड टू सैलरी पेमेंट। हम लोग को सैलरी पेमेंट कवर करना है, और फिर ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज कवर करना है, फिर एंट्रीज रिलेटेड टू इनकम टैक्स, और फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ई ट्रांजेक्शन। तो ई ट्रांजेक्शन होता है तो कैसे एंट्रीज करते हैं वो हम लोग को यहाँ पे स्टडी करनी है। तो सबसे पहला जो पार्ट हम लोग का शुरू होगा वो क्या है, पेमेंट ऑफ सैलरी, है ना। सबसे पहले क्या चीज स्टार्ट होता है, पेमेंट ऑफ सैलरी। नाउ व्हाट इज पेमेंट ऑफ सैलरी, यहां देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सैलरी इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल पेमेंट फॉर एनी बिजनेस कंसर्न। सही बात है, किसी भी कंपनी के लिए सबसे इसेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट जो पेमेंट होता है वो क्या होता है, सैलरी, है ना। अब हम बात करेंगे सेवरल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अब जब यहाँ पे सैलरी का पेमेंट होता है ना, तो कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी होते हैं उसमें, यानी लेबर के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, लेबर्स के लिए कुछ लॉज बने रखे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेबर लॉ। तो उन लेबर लॉ को भी हमें सैलरी पेमेंट करते समय ध्यान देना पड़ता है। हैव टू बी केप्ट इन माइंड वाइल कैलकुलेटिंग सैलरी फॉर एन एम्प्लॉय। सो ग्रेट केयर इज टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग एंड पेमेंट ऑफ सैलरी। तो जाहिर सी बात है, सैलरी के कैलकुलेशन और पेमेंट में हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आर एज फॉलो। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे पहले होता है पीएफ का, प्रोविडेंट फंड का। सभी को पता है, आप लोगों ने जब टैली पढ़ा था तो शायद उसमें पढ़ाया था, और जिसने भी टैली नहीं पढ़ी है कोई इशू नहीं है। पीएफ होता क्या है, सिंपल सी बात है, इसको हिंदी में कहते हैं भविष्य निधि। हिंदी में क्या कहते हैं, भविष्य निधि। और ये एग्जैक्टली लेबर लॉ है। ये क्या है, पीएफ एक्ट है। पीएफ क्या है, एक्ट है, कानून है जो पूरे भारत में लागू है। तो कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री में अगर कितने से अधिक एम्प्लॉयज काम करते हैं, 20 से अधिक एम्प्लॉयज काम करते हैं, है ना, तो एनी कंपनी विद ओवर 20 एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ईपीएफओ, तो उसको ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को। मान लो मेरी कंपनी में क्या 20 से अधिक एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो मेरी अब जिम्मेदारी हो जाती है कि मेरे को अपने पीएफ में रजिस्टर्ड लेना होगा, रजिस्ट्रेशन लेना होगा। मुझे हर एम्प्लॉयज की सैलरी से पीएफ काटना होगा, और अपने जेब से भी कंट्रीब्यूशन देना होगा, और उसके खाते में जमा करना होगा। ठीक है। तो पहले तो पीएफ एक्ट लागू कहाँ होता है, कोई भी ऐसी कंपनी जहां पर भी कितने लोग काम करते हैं, 20 से अधिक एम्प्लॉयज काम करते हैं, वहां पे पीएफ एक्ट लागू हो जाता है इन इंडिया। इट इज अ सेविंग्स platform that helps to employ to save a fraction of their salary every month that can be used in the event that they are rendered unable to work or upon retirement। तो कल को रिटायरमेंट होगा ना बंदे को, आप सभी को पता है, जो आपकी लाइफ का जो सबसे गोल्डन टाइम है वो कौन ले लेता है, गोल्डन पीरियड वो कौन ले लेता है, कंपनी। जब आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, जिस समय आप सबसे ज्यादा मेहनत कश होते नहीं, आप मेहनत कर सकते हो, तो वो टाइम आप किसको दे देते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को। और जब 60 ईयर के आप होते हो, जब आप, जाहिर सी बात है आप अब काम करने के लायक उतने हो नहीं, तो आप फिर को कंपनी क्या कर देती है, रिटायर कर देती है। और जबकि आपको पता है 60 ईयर के बाद तो आपको और पैसे की जरूरत होगी, उस टाइम पे आपकी इनकम एकदम खत्म हो जाए, तो फिर आप बाकी का जीवन कैसे काटोगे। तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के नाते गवर्नमेंट ने पीएफ एक्ट बनाया कि अब ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि उसका पीएफ मेंटेन कराए। बात समझे। तो इसमें होता क्या है, आपकी सैलरी से, देखो इसमें क्या होगा, आपकी सैलरी से 12% क्या होगा, कंपनी डिडक्ट करेगी। आपकी सैलरी सपोज 10,000 है, तो 10,000 का 12% आपकी सैलरी का 12% क्या करेगी, डिडक्ट करेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पे वापस आते टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखो 12% एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा। आपकी सैलरी सपोज 10,000 जैसे मैंने बोला, 1200 रुपए आपकी सैलरी से कटेगा, ठीक है ना। और दूसरा नंबर, एम्प्लॉयर भी 12% कंट्रीब्यूट करेगा आपके पीएफ में। तो दोनों जोड़ के अगर आपका ये 1200 आपकी सैलरी से कटा, 1200 एम्प्लॉयर ने भी अपनी जेब से दिया, तो आपके पीएफ में कितना जमा हो रहा है हर महीना, 2400 रुपए। तो ये तो अच्छी चीज है। बात समझे, इसमें किसका फायदा है, एम्प्लॉय का फायदा है। और हर महीने 2400 कट रहा है। अगर आपने उस कंपनी में 20 साल 25 साल काम कर लिया, तो अच्छा खासा आपका अमाउंट डिपॉजिट रहता है, और उसमें पीएफ में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, ब्याज भी मिलता है, और अच्छा इंटरेस्ट है।
तो अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है और रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक अच्छा अमाउंट मिलता है जिससे कि आप अपना बुढ़ापा यानी आगे का जो समय है वो आप अपना काट सकते हो। इज दैट क्लियर? समझ गए सब लोग? अब कंट्रीब्यूशन को ही हम लोग को ढंग से समझना है। अब जो देखिए एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है वो पूरा 12% किस में जाता है? ईपीएफ में जाता है। ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। लेकिन जो एम्प्लॉयर देगा ना, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा 12%, उस 12% का देखिए कैसे जाता है। इसमें क्या होता है ना, आपका ईपीएस भी मेंटेन होता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो एम्प्लॉय के पेंशन फंड में कितना जाता है? पेंशन स्कीम में कितना चला जाएगा? 8.33%। उस 12 में से कितना परसेंट? उस 12 का 8.33% किस में जाएगा? ईपीएस में। और जो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो किस में जाएगा? ईपीएफ में। जैसे एक छोटा सा एग्जाम आप ऐसे नॉर्मली समझ सकते हो कि 8.33 यहां चला गया तो बचा कितना? बचा कितना यहाँ पे? 3.67। कितना बचा? तो 3.67 किस में जाएगा? ईपीएफ में। अब इसके अलावा एम्प्लॉयर को और भी दो खर्चे देने पड़ते हैं। ईडीएलआई, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो ईडीएलआई का कितना देना पड़ता है? आप देखो यहाँ पे 0.5% देना पड़ता है। और ये सिर्फ और सिर्फ देखो एम्प्लॉयर देगा, एम्प्लॉय कुछ नहीं देगा, जीरो। सही है ना? और पेंशन स्कीम में भी देखो एम्प्लॉय कुछ नहीं दे रहा, सारा कौन दे रहा है? 8.33 एम्प्लॉयर ही दे रहा है। और फिर एक ईपीएफ का एडमिन चार्ज लगता है, वो कितना लगता है? 0.5%। ये भी कौन देगा? एम्प्लॉयर ही देगा, आपको नहीं देना है। यानी जो 12 दे रहा है, फिर से ध्यान से देखिए, 12 में 8.33 तो किस में चला गया? ईपीएस में, आपके पेंशन स्कीम में, जिससे कि आपको कल को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी। और ये पेंशन कहां से मिलेगी? पीएफ के द्वारा, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट के द्वारा, ईपीएफओ के द्वारा। और 3.67 किस में चला गया? आपके ईपीएफ खाते में। यानी अगर हम यहाँ पे 3.67 अगर लिख दे, हालांकि ये लिखना सही नहीं है लेकिन फिर भी लिख दिया, तो आपके ईपीएफ में देखो एक तो आप दे रहे हो पूरा 12 उसमें चला जा रहा है और 3 और जा रहा है, टोटल मिला के कितना जा रहा है? 15.67। सही है? 8.33 किस में चला गया? ईपीएस में, जिसको से कल को आपको पेंशन मिलेगी उसी फंड से। फिर 0.5 आपको मिलना नहीं है, ये एक तरह का इंश्योरेंस का पैसा है। 0.5 जो गया ईडीएलआई, ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। ये एक तरह का इंश्योरेंस होता है कि कल को अगर मान लो एम्प्लॉय अगर एक महीना भी कंट्रीब्यूट किया है, एक महीने भी सैलरी उठाया, उसका कंट्रीब्यूशन गया ना पीएफ में, कल को अगर उसके बाद अगर उसकी अचानक डेथ होती है तो तुरंत फैमिली को क्या होता है? ईडीएलआई के थ्रू 60,000 रुपए की तुरंत मदद की जाती है ना? 60,000 कह रहा हूँ, सॉरी, अभी शायद वो लिमिट बढ़ गई है, 2 लाख या 3 लाख ऐसा कुछ है। तो वो तुरंत मदद की जाती है इस ईडीएलआई के थ्रू, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, अगर एक भी कंट्रीब्यूशन गया है तो। समझ गए? नेक्स्ट क्या होता है? ईपीएफ। आपको पता है पीएफ मेंटेन कौन करता है? तो पीएफ आप सभी को पता होना चाहिए, गवर्नमेंट मेंटेन करता है। आपको बता दूं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है पीएफ डिपार्टमेंट। जो पीएफ डिपार्टमेंट है वो किसका डिपार्टमेंट है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है? अब गवर्नमेंट जितनी भी कंपनियां होंगी पूरे भारत में जहां जहां पीएफ लागू, सबका हिसाब किताब गवर्नमेंट कर रही है ना। तो गवर्नमेंट क्यों, अभी जाहिर बात है इनके पास पूरा स्टाफ है, वो सारा हिसाब किताब देख रहे हैं, तो उनके खर्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो खर्चे कहाँ से मैनेज करेंगे? तो उस खर्चे के लिए आप ही से चार्ज करती है, कंपनियों से ही चार्ज करती है। कंपनी को कितना देना पड़ता है? 0.5%। ये जो दे रहा है कंपनी, वो क्या है? एडमिन चार्ज। ठीक है ना? ये खर्चा है, लेकिन इस खर्चे का पेमेंट एम्प्लॉय को नहीं करना है। कौन देगा? पूरा एम्प्लॉयर। तो अगर मोटा मोटी अगर समझे तो एम्प्लॉयर को टोटल देना होता है 13%, जिसमें 12% आपके खाते में जाता है पेंशन के रूप में या प्रोविडेंट फंड के रूप में। 1% जो जा रहा है, 1% इन दोनों को मिला के, ये तो चार्जेस हैं, वो जा रहा है, वो एम्प्लॉयर दे रहा है। एम्प्लॉय को कितना देना हो तो साफ साफ दिख ही रहा है, एम्प्लॉय को कितना देना है? 12%। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो ये था कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन के बाद अगला पॉइंट क्या है? दिया हुआ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएस कैन नॉट बी मोर देन 1250। ईपीएस पेंशन में, पेंशन फंड में किसी भी हालत में कंट्रीब्यूशन कितने से ज्यादा नहीं हो सकती है? 1250 से ज्यादा नहीं हो सकता है। कितने से ज्यादा नहीं हो सकता है? जो कि कितना है? 15,000 का 8.33%। देखो, पीएफ कटना कंपलसरी है अगर आपकी सैलरी अप टू 15,000 है तो। कितनी है? 15,000 रुपए महीना अगर आपकी है तब तो पीएफ कटना कंपलसरी है। 15,000 से ऊपर जो सैलरी पा रहे हो, है ना,
उस पे अब आप वॉलंटरी, आप चाहे तो पीएफ कटवाओ चाहे तो ना कटवाओ। लेकिन कोई मेरे ख्याल से मूर्ख ही होता होगा जो पीएफ का ऑप्शन नहीं लेगा, क्योंकि आप देखो ना, सिर्फ आप ही नहीं दोगे ना, एम्प्लॉयर भी तो देगा ना। अब क्या होता है, अगर सपोज करो किसी की सैलरी क्या है 30,000 है, उसने कहा हम पीएफ का ऑप्शन लेंगे, ठीक है ना, तो पीएफ का ऑप्शन लो तुम कहते हो सर मेरी सैलरी से 12% काट लीजिए, लो तुम्हारी सैलरी से हम पूरा 12% काट ले रहे हैं, कितना 3600 रुपीज, ठीक है काट लिया तुम्हारी सैलरी से, काट लेंगे। फिर एम्प्लॉयर की बार आई, तुमको देना है, तो एम्प्लॉयर तो चालाक है, वो कितना देगा 1800 रुपये। मैं क्यों ज्यादा दूं, लॉ कितना कहता है, मैं कंपनी हूं, लॉ कितना कहता है करने के लिए 15,000 का 12%, मैं तो उतना ही करूंगा, समझ रहे हो। तुम भले अपने पूरे 30,000 रुपये करा दो, 40,000 रुपये करा दो, तुम्हारी जितनी सैलरी उस पर कराओ, वो तुम्हारा पॉइंट है, बट एम्प्लॉयर उसके लिए लाइबल नहीं। लॉ जो कहता है कि 15,000 का 12% तो एम्प्लॉयर को करना ही करना है। अब सवाल उठता है सर ऐसा नहीं हो सकता था कि 30,000 पे हम भी दें 12%, दैट मीन्स 3600 रुपए, सही है, और एम्प्लॉयर भी 30,000 पे पूरा कंट्रीब्यूट करे 12%, दैट मीन्स 3600, तो हमारे में 7200 जाता, कितना अच्छा होता है ऐसा। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, कंपनी कैसे, कंपनी ऐसा करती है तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी चाहे तो कर सकती है, बात समझे। और बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं, लेकिन सॉरी बहुत सारी कंपनी नहीं, बहुत कम कंपनियां हैं जो ऐसा करती हैं, वरना मोस्ट ऑफ द कंपनी ऐसा करती हैं कि भैया आपकी चाहे जितनी सैलरी, आपकी 40,000 सैलरी है तो ठीक है, हम अपना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितने पे देने वाले हैं, ज्यादा देंगे ही नहीं। कितने से ज्यादा नहीं देंगे, 1800 ज्यादा नहीं। अब इस केस में अगर एम्प्लॉयर दे रहा 1800 तो इसमें बट जाएगा, आपको पता है 8.33 किस में चला जाएगा, पेंशन स्कीम, और 3.67 यानी कि ये 1250 रुपए किस में जाए, सॉरी 1250 रुपए चला जाएगा आपका पेंशन स्कीम में, और बाकी का जो पैसा बचा है, कितना पैसा बचा है बता सकते हैं, हाँ 550 रुपए, वो किस में चला जाएगा, वो पीएफ खाते में, किसमें, जो रिटायरमेंट पे आपको मिल जाएगा पूरा पैसा, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इस केस में अगर हम डिस्कस करें, अगर कोई एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है, क्योंकि एम्प्लॉयर भी कभी एम्प्लॉय था, ठीक है ना, क्योंकि एम्प्लॉयर भी कभी एम्प्लॉय था, तो उसने कहा कि नहीं भाई हम तो कंट्रीब्यूट करेंगे पूरे 30,000 पे, है ना, तो उसने अगर 36 ये पूरा अगर करना चाहता है 12,000 पूरा 3600, तो देखो यहाँ पे कितना जाएगा पेंशन में, पेंशन में किसी भी हालत में 1250 से ज्यादा नहीं जाएगा, चाहे कितना भी कर लो, पेंशन में कितने से ज्यादा नहीं जाता, 1250 से ज्यादा नहीं कंट्रीब्यूट होगा, तो बाकी बैलेंस अमाउंट कितना बचा है बताइए, इसमें से 1250 हटा दीजिए, कितना बच रहा है, हम्म, कितना बच रहा है, तो ये 2350 रुपए किस में जाएगा, पीएफ खाते में जाएगा, नहीं समझे। इसीलिए जब आप लोग को पीछे बताया मैंने, यहाँ पे जब टेबल में यहाँ पे समझाया गया, कहा गया है कि नॉर्मली 12% माइनस ईपीएस, यहाँ कहीं लिखा है क्या 3.67, नहीं ना लिखा है, पेंशन फंड में कितना जाएगा 8.33% ही जाएगा, सही है, वो भी किसका, इस चीज को आगे वाले पॉइंट में क्लियर किया गया, 15,000 का 8.33 से ज्यादा यानी 1250 से ज्यादा पेंशन फंड में कभी कंट्रीब्यूट नहीं हो सकता, सीधी सीधी बात। अगर ये रूल से अगर एम्प्लॉयर चल रहा है 15,000 वाला कि भैया हम तुम्हारी सैलरी चाहे जितना, हम तो ये 15,000 पे करेंगे, तब तो देखो इतना ही जा रहा है 1250, यहाँ 550, सही है, तब तो ये 3.67 सही जा रहा है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा कह रहा है एम्प्लॉयर कह रहा है नहीं नहीं नहीं, आप तुम्हारी जितनी सैलरी हो मैं तो पूरे पे करूंगा 12%, है ना, क्योंकि मैं तो दानवीर कर्ण हूं, मैं तो करूंगा, करो, तो उसने 30,000 पे 12% कर दिया 3600 रुपए। अब इसमें कितना जाएगा तुम्हारे पेंशन फंड में, 8.33% ऑफ व्हाट, 8.33% ऑफ 15,000, यानी 1250 ही जाना है, बाकी बैलेंस अमाउंट कितना बच जाएगा 2350, ये किस में जाएगा, ये तुम्हारे ईपीएफ खाते में जाएगा। सर ये ईपीएफ से और पेंशन फंड से क्या फर्क है, अरे भाई ईपीएफ जब 60 साल के हो गए क्लेम करके अपना पैसा पूरा एक मुश्त निकाल लोगे, और पेंशन तो भाई पेंशन मिलेगा हर महीना, तो पीएफ डिपार्टमेंट ये पेंशन देता है, आपके फंड से देता है,
क्लियर है? किसी कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया पॉइंट? अब अगली लाइन, पीएफ कंट्रीब्यूशन इज पेबल ऑन मैक्सिमम वेजेस सीलिंग 15,000। साफ साफ लिखा है। सीलिंग मतलब क्या होता है? वैसे तो सीलिंग का मतलब छत होता है, यहां पे भी वही बॉर्डर की बात कर रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन पीएफ का जाएगा वो कितना मैक्सिमम जाएगा? 15,000। कितना जाएगा? 15,000 का करना मस्ट है। उससे ज्यादा अगर आपकी सैलरी होती है तो आप अपना पीएफ कटवाना चाहते हैं कि नहीं कटवाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने बोला तो कोई छोड़ेगा क्या ये ऑप्शन? नहीं। आपकी सैलरी 10,000 है तो बताओ एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1200। अगर आपकी सैलरी 12,000 है तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1440 रुपए। 12,000 का 12%, 1440, 1440 रुपीज होता है ना। अगर आपकी सैलरी 15,000 होता है तो एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1,800 रुपीज। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो एम्प्लॉयर कितने लिए लाइबल है? 1,800। 40,000 है तो 1,800। 60,000 रुपए है सैलरी अपनी मंथली तो भी 1,800। इतना तो एम्प्लॉयर करेगा ही करेगा। सही है ना? अब बहुत अच्छा एम्प्लॉयर है तो तुम्हारे 30,000 का भी 12% कर सकता है। वो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, किसके? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की। समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन गवर्नमेंट ने कंपल्शन कितने बनाया है? 15,000। इतना तो करना है सर, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, थर्ड पॉइंट देखिए, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट द हायर वेजेस। देखो ये चीज लिखा है, कितने पे करना कंपलसरी है? इस पे। लेकिन अगर अधिक सैलरी होता तो उस पर भी कर सकता है, तो हाँ कर सकते हो, तो आपकी इच्छा है। किसकी इच्छा है? एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का। which is in excess of 15,000. In such a case, employer has to pay administrative charges on the higher wages. बस क्या है, उसको जो 0.5% एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस देना है ना, वो किस पे देना पड़ेगा? हायर वेजेस पे। किस पे? हायर वे, मतलब 30,000 तो 30,000 का 0.5% आपको एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी देना पड़ेगा। ठीक। अगला, in case of an employee who is not an existing EPF member join on or after 1st September 2014 with wages above 15,000 rupees, the entire 12% of employer's contribution will go into the PF. No part contribution will go to the pension fund. तो ये भी रूल है। ये कब से बनाया गया है? 1 सितंबर 2014 से ये रूल लॉ बनाया गया कि देखो जिसकी सैलरी कितने से अधिक है? 15,000 से अधिक है, 15,000 रुपए के अंदर है तो भाई पेंशन फंड में आपका जाना है। लेकिन 15,000 से ऊपर अगर आपकी सैलरी हो गई है तब आपका जो 12% कंट्रीब्यूट होगा वो पूरा का पूरा हिस्सा किस में जाएगा? ईपीएफ में जाएगा, पेंशन फंड में नहीं जाएगा। दैट मीन्स आपका पेंशन फंड में कोई पैसा कंट्रीब्यूट नहीं होगा, आपको पेंशन पीएफ की तरफ से नहीं मिलने वाला है। पीएफ की तरफ से पेंशन किसको मिलने वाला है? और पेंशन फंड में, आपका पेंशन फंड में पैसा कब तक कंट्रीब्यूट होगा? जब तक आपकी 15,000 रुपए तक सैलरी होगी। 15,000 जैसे क्रॉस करोगे तो ये जो टेबल है ना अभी पढ़े थे, ये टेबल में ये ईपीएस वाला ब्लॉक बंद, सारा का सारा 12% एम्प्लॉयर वाला भी किसमें चला जाएगा? ईपीएफ खाते में आपका जाएगा। ठीक, ये बस है। अगला पॉइंट, तो ये तो पॉइंट हो गए सर। अब एक एग्जांपल समझाया, बेसिक प्लस डी ऑफ एन एम्प्लॉय इज 10,000। सही है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 10,000 का 12% कितना हुआ? 1,200। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 10,000 का 8.33% किसमें चला जाएगा? 833 रुपए। 8.33 पेंशन फंड में जाता है ना, ईपीएस में, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। और बाकी जो बचेगा, अब 1,200 में से माइनस कर लो 8.333667 बचा, ये किस में चला जाएगा? पीएफ में। अब एक सेकेंड सिनेरियो देखो, दूसरा सिनेरियो, बेसिक प्लस डी आपका कितना है? 20,000। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एग्री टू कंट्रीब्यूट द हायर वेजेस। दोनों रेडी हैं, हम 20,000 पे करेंगे, चलो, है ना। हम किस पे करेंगे? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों हायर वेजेस पे कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हैं। समझ रहे हो? तो 20,000 का 12% कितना हुआ? 2,400 रुपए। 2,400 कौन देगा? तो यहां देखो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में तो 1,250 ही जाएगा। आपको पता है पेंशन स्कीम में किसी भी हालत में 1,250 से ज्यादा नहीं जा सकता।
अब 2400 में से माइनस हो जाएगा क्या 1250, इतना किस में जाएगा ईपीएफ खाते में जाएगा। ईडीएलआई कितना देना पड़ेगा 20,000 का, हायर वेजेस पे देना पड़ेगा ईडीएलआई 0.5%, 100 रुपए। एडमिन चार्ज भी 20,000 का, 0.5% किस पे जाएगा 100 रुपए आपका पीएफ का एडमिन चार्ज। ये सारा पैसा किसको देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर दे रहा है। एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉयर को टोटल देखो कितना देना पड़ा है 2600 रुपए। कितना देना पड़ा है, एम्प्लॉय कितना देगा जल्दी बताओ 2400 रुपए। उसका 2400 से ज्यादा नहीं कटना है। सीधा सीधा बोल दो ना सर 20,000 सैलरी थी, 13% एम्प्लॉयर देता है, तो 13% अगर निकालोगे 20,000 रुपये कितना आएगा 2600 आएगा ना। बट आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे कितना जाता है। बहुत सारी जगह इंटरव्यूज जब होता है ना तो वहां पे से पूछते हैं टेल मी, क्योंकि उनको आपको सैलरी का हिसाब किताब मेंटेन करवाना आपसे, तो पूछेंगे अच्छा जी बताइए ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन कितना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन सर 0.5%। पीएफ एडमिन चार्ज कितना है, पहले ईडीएलआई का भी एडमिन चार्ज लगता था, ईडीएलआई का एडमिन चार्ज अब वेव ऑफ हो गया, खत्म हो गया, अब नहीं लगता। ठीक है। फिर सर पेंशन पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना होता है एम्प्लॉय का, पेंशन स्कीम में कितना जाता है, तो पेंशन स्कीम में कितना जाता है 8.33%। क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो आपको पता है सैलरी एंट्री जब होगी तो सैलरी एक्सपेंस है हमारे लिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पहले पीएफ में पैसा जाएगा फिर बाकी का बैलेंस अमाउंट क्या होगा सैलरी पेबल में जाएगा। यानी अगर आपकी 20,000 रुपये सैलरी है तो 20,000 सैलरी डेबिट हुआ, खर्चा है हमारी कंपनी का, लेकिन इसमें से हमको पता है हम 2400 रुपये काट लेंगे, कितना काट लेंगे, तो बचेगा कितना, तो 2400 रुपये हमने पीएफ काट लिया और 17,600 रुपये तुम्हारे सैलरी पेबल खाते में जाएगी। अब फिर जब गवर्नमेंट को हम देने जाएंगे तुम्हारा जो काटे हैं 2400 रुपये वो तो दे देंगे। ये किसका जा रहा है ध्यान रहे, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। एम्प्लॉयर जब अपने जेब से देगा तो कितना देगा, एम्प्लॉयर को तो 2600 देना है, ध्यान रखना 13%। टोटल मिला के बैंक से कितना जाएगा 5,000 रुपये। कुछ समझ में आया, ये एंट्री समझ में आई। ध्यान से देखो ऊपर सैलरी कितना दिया 20,000, एंट्री है सही है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पीएफ कितना कट जाएगा आपकी सैलरी से 12% 2400, सैलरी पेबल खाते में कितना जाएगा मतलब 17,600 रुपये आपको पेमेंट हम करेंगे। अब जब यहाँ पे अगर हम टैली की बात करें, सब लोग लगभग टैली पढ़े हो, अगर हम सैलरी का लेजर बनाएंगे तो अंडर ग्रुप क्या डालेंगे जल्दी बताओ, सैलरी का अंडर क्या होगा, सैलरी का लेजर बनाओगे टैली के अंदर तो अंडर ग्रुप क्या डालोगे, वाह रे मेरे बच्चों, कहानी खत्म पैसा हजम। सर जी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो मुंह में दही जम गया था तुम लोग के। अगला एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बताओ, इसका लेजर बनाओगे तो अंडर क्या डालोगे, ये भी खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट का है वो क्रेडिट है, ये इनकम बना दिए तुम, वाह रे बेटा वाह। सर जी एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ करेंट लाइबिलिटी होता है, इट्स अ करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि हम पैसा काट के रखेंगे अपने जेब में नहीं रखेंगे, इसको उठा के हमें देना है किसको, गवर्नमेंट को। तो जब इसका ले जब बनाओगे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ तो ये क्या है, इट्स अ करेंट लाइबिलिटी, क्या है। और सैलरी पेबल क्या है, इट इज ऑल्सो करेंट लाइबिलिटी, देना है, देना है। इज दैट क्लियर। अरे भाई लाइबिलिटी है तभी तो क्रिएट हो रहा है दोनों, ये भी सोचो। अब अगला एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन या तो डेबिट हो गया तो वही लेजर जो क्रेडिट हुई थी वही डेबिट करके खत्म कर रहे हो तुम, पे कर रहे हो। फिर ये लेजर जब बनाओगे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये अलग लेजर है, वो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है, ये क्या है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 2600 रुपए। अब इसका लेजर बनाओगे तो अंडर क्या डालोगे, अब बताओ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ का अंडर क्या जाएगा, मेरे बिरलो लालो हरे नीले पीलो बताओ। चलिए कोई नहीं, क्या
हाँ, एक्सपेंस है ये तो अपने जेब से देना पड़ रहा है ना एम्प्लॉयर को। तो ये क्या है, एक्सपेंस है सर, ये अपने जेब से देना पड़ रहा है, और वो हम अपने जेब से नहीं ना दे रहे हैं। ये 2400 रुपये हम अपनी जेब से ले रहे हैं क्या, नहीं। तो उसकी सैलरी से पहले काटे, सो मेरी लाइबिलिटी बनी, हमें उसे चुकाना है। और ये जो 13% जो दे रहे हैं ना, 2600 रुपये, ये क्या देना पड़ रहा है, ये अपने जेब से निकाल के देना पड़ रहा है, ये हमारे लिए खर्चा है। बात समझे। तो ये टोटल हो गया 5000। अगर कोई एम्प्लॉय पूछता है सर मेरी सैलरी कितनी है, तो यहाँ आपको सैलरी कितनी दिख रही है, सैलरी 20,000 दिख रही है ना, सैलरी कितनी दिख रही है, रियल में 20,000 पड़ नहीं रहा है। कंपनी के ऊपर इस एम्प्लॉय का खर्चा कितना पड़ रहा है, 20,000, 2600, 22,600 रुपए। कहने के लिए आपकी सैलरी 20,000 है, लेकिन कंपनी के ऊपर आपका खर्चा कितना पड़ रहा है, 22,600 रुपए। क्योंकि यहाँ तो कोई सैलरी तो यहाँ दिए ही दिए तुमको 20,000 रुपए, प्लस अपने जेब से भी देना पड़ रहा है 2600। और तुम्हारे पीएफ, तुम्हारे ही ना पीएफ में जमा कर रहे हैं, हम अपने पीएफ में थोड़ी ना जमा कर रहे हैं, तुम्हारे पीएफ में जा रहा है पैसा। तो 2600 रुपये मेरा और जा रहा है। टोटल तुम्हारे ऊपर खर्चा कितना हो रहा है, 22,600। इसी को आज के समय में क्या बोलते हैं, ये नाम सुना है, सीटीसी। तो जब कहीं कंपनी में अप्लाई करोगे जॉब के लिए, तो बताते हैं आपकी सैलरी क्या है, बात समझे, सीटीसी 22,000 महीना, भाई अब बोलेंगे 22,000 सीटीसी, 22,600 सीटीसी, यानी कॉस्ट टू कंपनी। सीटीसी का मतलब कॉस्ट टू कंपनी, यानी आपका मेरे ऊपर टोटल खर्चा कितना आ रहा है, समझ गए, क्लियर। और कोई अगर पूछ, और कई लोग पहले क्या बोलते थे, पहले लोग बताते थे सैलरी कितनी है, 20,000, कितनी है, तो ये क्या बोलते थे, ये आप लोग ग्रॉस सैलरी। फिर कई लोग बोलते हैं सर इन हैंड सैलरी बताइए, हाथ में कितना आएगा। तो इन हैंड सैलरी है, ये देखिए, ये है इन हैंड सैलरी। ये क्या है, इन हैंड सैलरी, हाथ में कितना आएगा, 17,600। हर महीने आपके हाथ में कितना आएगा, 17,600, इट इज इन हैंड सैलरी। कुछ समझे। तो 20,000 सैलरी है, 2400 रुपये तो पीएफ कट जाएगा, तुम्हारे हाथ में कितना आएगा, इतना आएगा। कहोगे सर हमको तो ज्वाइनिंग के समय बताया गया था 22,600 और हाथ में आ रहा है 17,000, कितना, 600। इतना गैप आ गया सर। और हमारे मास्टर जी पढ़ाए थे कि एम्प्लॉयर जो है, अब देखो अगर किसी को बताएगा तो ऐसे बताएगा ना, ये 22,600, जब सैलरी स्लिप मिलेगी तो उसमें लिखा रहेगा कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कट गया कितना, 2600 रुपए, फिर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन कट गया कितना, 2400 रुपए, तुम्हारे हाथ में आएगा कितना, 17,600 रुपए। तो फिर तुम मेरे पास चिल्लाओगे, आओगे, सर आपने बोला था कि जो एम्प्लॉयर वाला तो अपने जेब से दे रहा है, वो तो मेरी सैलरी से ही 2600 दे रहा है। तो कई बार ऐसे क्वेरीज मेरे पास आ चुके हैं। तो वो लोग कहते थे सर सर एम्प्लॉयर तो अपने जेब से देना चाहिए, वो मेरी सैलरी में से अपना भी कंट्रीब्यूशन जमा कर रहा है। तो मैं उससे पूछता हूँ एग्जैक्टली कंपनी वो जो बताई थी तुमको क्या बताई थी, तो बच्चा बोलता सर वो सीटीसी था। तब मैं उसको समझाता हूँ सर सीटीसी का मतलब होता है जो अपना कंट्रीब्यूशन होता है वो भी तुम्हें जोड़ के दिखाता है, बताता है। बात समझे कि नहीं समझे। लेकिन रियल में तुम्हारी सैलरी ये थी, तब मुझे उसे समझा तुम्हारी सैलरी ये थी, वो तो अपना कंट्रीब्यूशन जोड़ के सीटीसी बता रहे हो। सीटीसी का मतलब यही होता है, सीटीसी मतलब वो अपना कंट्रीब्यूशन भी जोड़ के आपको बताते हैं कि आपके ऊपर टोटल खर्चा मेरा कितना पड़ रहा है। ये अभी नया ट्रेंड है, मतलब पिछले 5 सालों से ये ट्रेंड दिख रहा है, वरना पहले कोई सीटीसी नहीं, सीधे ग्रॉस सैलरी की बात होती थी। किसकी बात होती, सीधे ये बताया जाता था और हाथ में आता था ये, तो बच्चे को उतना दिक्कत नहीं होता था, हाँ भाई 2400 मेरा कट गया सीधा सीधा। अभी थोड़ा कैलकुलेशन उसको समझने में दिक्कत हो जाती है, समझे ना। तो जब सीटीसी, जब कोई कंपनी आपको ऑफर करे आपकी सीटीसी इतनी है, तो समझ जाना उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी अपना भी जोड़ करके आपको बता रहा है। इससे क्या होता है, सैलरी अधिक दिखती है। क्या दिखती है, अब बताओ 20,000 अधिक दिख रही थी कि 22,600 अधिक दिख रही है, बट ऑब्वियस है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे पीएफ का, हमने पीएफ सर काट तो लिया। ये जो 5,000 हमें देना है, ये नॉर्मली हम देते कब हैं, तो अगले महीने की 15 तारीख को।
लिखा है पीएफ पेमेंट आर टू बी मेड ऑनलाइन, ऑनलाइन जमा होता है 15th ऑफ द, सर कहाँ जमा होता है एक बार वो भी बता दीजिए। तो देखिए हम लोग सीधे जाएंगे यहाँ पे गूगल पे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहले तो गूगल ही आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ईपीएफओ, ईपीएफओ ऑफिस होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस, दिस इज द ईपीएफओ साइट, इस पे जाते हैं, सही है, ये ईपीएफओ की साइट है। अब इसमें किसको जाना है, किसको काम है, सर्विसेज में जाइए, एम्प्लॉयर के लिए अलग डैशबोर्ड है, एम्प्लॉय के लिए अलग डैशबोर्ड है, समझ गए। तो एम्प्लॉयर यहां से जाएगा, वहां पे अपना लॉगिन वॉगिन करेगा, उसको अपना यूजर आईडी क्या करना है भाई, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, सही है, फिर कुछ पैसा पेमेंट करना है, और चालान से ही ना पेमेंट करोगे, गवर्नमेंट को कैसे जमा करो, पीएफ चालान होता है, उसके जरिए हम गवर्नमेंट को पैसा जमा करते हैं, समझ गए। ये सर्विसेज एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉय को देखना है मेरे पीएफ में आज तक कितना पैसा जमा हो गया है ना, तो वो सब देखने के लिए एम्प्लॉय जाएगा यहाँ पे फॉर एम्प्लॉयज, वो अपना पासबुक देख सकता है, पासबुक में उसको दिखाएगा उसका टोटल कितना पैसा है अभी तक है फंड जमा। फिर यूएन, यहां से वो अपना, उसको मिलता है यूएएन नंबर, और यूएएन नंबर से यहां से वो अपना लॉगिन करके चेक कर सकता है डिटेल्स, सही है ना, क्लियर, समझ गए सब लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे वेबसाइट के बारे में, लेकिन अभी फिलहाल तो अभी हम लोग पहले इसकी बेसिक नॉलेज ले लें। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, ऑनलाइन पीएफ पेमेंट कैन बी मेड बाय द एम्प्लॉयर आइदर ईपीएफओ वेबसाइट और थ्रू द ऑथोराइज्ड बैंक website if bank all allow direct payment through their website in which employer has an account in net banking. Presently EPFO has tie up arrangement with 10 banks, कितने बैंकों के साथ, 10 बैंकों के साथ, अब तो और बढ़ गया होगा, सॉरी आई थिंक ये पुराना न्यूज है। ईपीएफओ की बात करते हो एसबीआई, पीएनबी, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंकिंग, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सारे बैंकों से आप पेमेंट चालान का कर सकते हो, समझ गए कि नहीं समझ गए। गवर्नमेंट को पीएफ का पैसा, तो कि पीएफ का पैसा हम हर महीना आपकी सैलरी से काटेंगे, और इसको जमा कब तक करना होता है, अगले महीने की 15th को, सही है ना। और पीएफ का एक एडवांटेज बता दूं, अगर आपने सपोज 5-6 साल काम किया है तो पीएफ का आपका कंट्रीब्यूशन जमा है ना, आपको अचानक पैसे की जरूरत है तो बैंक से लोन भी लेने की जरूरत नहीं, आप अपने पीएफ के अगेंस्ट एडवांस उठा सकते हो। आपके पीएफ में 3-4 लाख रुपए पड़े, अगर आपको अभी 2 लाख 3 लाख की जरूरत है, आप निकाल लो, विड्रॉ कर लो, पूरा 4 लाख निकाला, निकाल सकते हो। ये सब फैसिलिटीज हैं, बात समझे कि नहीं समझे, पीएफ में तो अपने पीएफ के पैसे को अपने हिसाब से यूज भी कर सकते हो। अब चलिए देखें यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंड एग्जाम्पल गिवन अबव, यहाँ पे दिया वही 20,000 वाला एग्जाम्पल सेम समझाया, तो वही तो हो गया, मैं तो वहां टाइप करके लिख दिया था, सेम चीज तो है, ठीक। अगला क्या होता है सर, ईएसआईसी, ये एक और लॉ है जो किसके लिए बनाया गया, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए, किसके बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए बनाया गया ईएसआईसी। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूं, तुम लोग को ये चीज होना चाहिए पता, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट, तो इनकम टैक्स एक्ट कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग, तो अगर हम पीएफ एक्ट की बात करें, किसकी बात करें, पीएफ एक्ट, तो पीएफ एक्ट कब आया, 1956 में, कब आया था, 1952, सॉरी गलत मैंने बोल दिया क्या, हाँ 1952 सॉरी, तो उसका पूरा नाम है प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, है ना। कब ये लागू हुआ था, 1952। भारत देश आजाद कब हुआ था, 1947। संविधान कब लागू हुआ, 1950। और अगले 2 साल में ही हम लोगों ने लेबरों के लिए एक बढ़िया सा लॉ बना दिया, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, क्या था, क्योंकि आपको पता उस समय लेबर्स को फैक्ट्रीज में बहुत ही उन लोग के साथ एक साथ शोषण होता था, उनके लिए पहले लॉ बनाया गया, लेबर्स के लिए लॉ बनाया गया। और हाँ अब हम बात करेंगे इसी में ईएसआईसी, तो ईएसआईसी तो इससे भी पहले बन गया,
उनके इंश्योरेंस के लिए, है ना। तो ईएसआईसी एक्ट देखो कब बना, संविधान बनने से पहले। वो 1947 में हम लोग आजाद हुए, 1948 में हमने ईएसआईसी एक्ट बना दिया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, तब से लागू है सर। सर इसमें फायदा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हेल्थ सिक्योरिटी हम एम्प्लॉय को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। कौन सा सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को नहीं, उसकी पूरी फैमिली को। ये देखो पिक्चर में पूरी फैमिली, एम्प्लॉय है ना, उसके पूरे परिवार को हम हेल्थ सिक्योरिटी देते हैं। ये किस एम्प्लॉयज के लिए है, गरीब एम्प्लॉयज के लिए। यहाँ गरीब एम्प्लॉयज की डेफिनेशन क्या है, जिसकी सैलरी कितनी होती है, अप टू 21,000 रुपीज तक होती है। तो अगर आपकी सैलरी 21,000 रुपीज तक है, आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो आप ईएसआई के बेनिफिट के लिए हकदार हो। आपका ईएसआईसी कटेगा, आपको कम कंट्रीब्यूट करना होता है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर करता है। कंट्रीब्यूशन भी आप सामने देख रहे होगे, आपको देना है आपकी वेजेस का 0.75%, जबकि एम्प्लॉयर कितना देगा, 3.25%। सो मेजर पोर्शन तो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर। सर ईएसआईसी कहां लागू होता है, हर उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर भी 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉयज काम करते हैं। सर 10 एम्प्लॉयज की बात कर रहा है, जहां पे किससे काम हो रहा है, जहां पे पावर से काम हो रहा है वहां पे 10, और जहां विदाउट पावर काम हो रहा है वहां पे 20। तो नॉर्मली आप ये मान के चलो 20, आप पीएफ के लिए भी 20 नंबर है और ईएसआईसी के लिए भी कितना है, 20। हर वो फैक्ट्री जहां पे भी 10 एम्प्लॉयज काम करते हैं वहां पे लागू हो जाता है कौन, ईएसआईसी, उनकी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए। सही है। आप किसी बंदे की सैलरी अगर 21,000 से ऊपर है तो क्या वो ईएसआई से बेनिफिट लेगा कि नहीं लेगा, नहीं, उसको ईएसआई बेनिफिट से बाहर कर दिया जाएगा। सही है। सर इससे बेनिफिट क्या है, थोड़ा सा बेनिफिट बताइए। देखो ईएसआईसी से बहुत सारे ये हॉस्पिटल्स कनेक्टेड हैं। गोरखपुर में बहुत सारे, आप पूरा लिख दो ईएसआईसी कनेक्टेड हॉस्पिटल इन गोरखपुर, पूरी लिस्ट आ जाएगी, है ना। जैसे स्टार हॉस्पिटल है, और भी कई हॉस्पिटल है, जेपी हॉस्पिटल है, कई हॉस्पिटल है। तो आप उसमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आप के क्या होता है कि आपकी फैमिली फोटो आईडी कार्ड बनती है। क्या बनती है, फैमिली फोटो, आजकल तो स्मार्ट कार्ड जैसा बनता है, ठीक है ना। अब वो कार्ड आपका बन गया, आप इन सब किसी भी हॉस्पिटल में जो ईएसआई से कनेक्टेड है आप जाओ, या आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है जाए वहां पे इलाज कराए फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक पैसा नहीं देना। क्लियर है। जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो भी पेमेंट है, वो ईएसआईसी से हो जाएगा, समझ रहे हैं, आपको कुछ नहीं देना। तो ये फायदा है किसका, ईएसआईसी से। तो पूरे भारत में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो ईएसआईसी से कनेक्टेड है, समझ गए। तो उसके हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है इसके पास। और बेनिफिट्स तो इतना है जो कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे सकती। ये क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट का। क्लियर है सबको। ईएसआईसी समझ गए, सोशल सिक्योरिटी है, साथ ही साथ ये मेन फोकस किसको करता है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। क्या क्या बेनिफिट है, ये बेनिफिट देखिए। ये बेनिफिट नॉर्मली कहीं नहीं देखने को मिलता है। सबसे पहले सिकनेस बेनिफिट, पीरियडिकल पेमेंट होगा टू एनी इंश्योर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज सिकनेस। अगर लेबर, अगर एम्प्लॉय बीमार पड़ गया, एक हफ्ता उसने काम नहीं किया, है ना, तो एक हफ्ता उसने काम नहीं किया, जाहिर सी बात है उसका तो पहले तो वो नुकसान है। दूसरा नंबर मतलब सैलरी नहीं मिलेगी उसका, मजदूरी नहीं मिलेगी, 10 दिन का मजदूरी उसका गया। दूसरा नंबर इलाज पे खर्चा होगा। तो सर जी इलाज का खर्चा कौन उठा लेगा, मेडिकल बेनिफिट आपको मिल जाएगा ईएसआई हॉस्पिटल से, उस स्मार्ट कार्ड से। प्लस 10 दिन का आपको जो वेजेस का नुकसान हुआ ना, जो आपकी फैक्ट्री ने आपको नहीं दिया, वो आप क्लेम करके इंश्योरेंस कंपनी से ले लेना। किससे, ईएसआईसी। ईएसआईसी आपको 10 दिन का पेमेंट करेगी। कोई इंश्योरेंस है जो ऐसा करेगी, ईएसआईसी है। एक तो आपको 10 दिन का इलाज भी करा रही है, ऊपर से 10 दिन का जो आपका मजदूरी का नुकसान हुआ उसका भी पेमेंट करा रही है। समझ रहे हो, 100% नहीं होता, बट ध्यान रहे 90% तक पेमेंट कर देती है। कितना परसेंट तक, 90%। तो इतना है ना, फेयर बहुत है। दूसरा मटर्निटी बेनिफिट जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज के लिए है ना। पीरियडिकल पेमेंट टू एन इंश्योर्ड वुमेन इन केस ऑफ कंफाइनमेंट और मिसकैरेज और सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, कंफाइनमेंट, प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड मिसकैरेज। तो उस केस में मटर्निटी बेनिफिट्स लास्ट 3 मंथ्स तक पूरा का पूरा पेमेंट कंपनी करती है, एक पैसा नहीं काटती है। कौन करेगी, इंश्योरेंस कंपनी। फैक्ट्री तो देगी नहीं तुम्हें पैसा, ये देंगे पैसा। सही है।
डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिसेबल हो गया बंदा, हाथ चला गया, पैर चला गया फैक्ट्री में काम करते वक्त, ऐसा कुछ, तो पीरियडिकल पेमेंट होगा इंश्योर्ड पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिसेबलमेंट एज द रिजल्ट ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी। लेकिन वो इंजरी कैसी होनी चाहिए? एम्प्लॉयमेंट इंजरी होनी चाहिए। समझ रहे हो? और कब तक पेमेंट करेगी? जब तक आप, बात समझी नहीं, जब तक आप जिंदा हो तब तक उसका पेमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा काम कर रहा था, उसकी सैलरी पहले थी 20,000 रुपए, अचानक उसका हाथ या चला गया, तो फिर उसको ऐसी पोस्ट दी गई जहां पे उसकी सैलरी होगी 12,000 रुपए, तो उसको कितने का नुकसान हुआ? 8,000 का। तो अब 8,000 का पेमेंट कौन करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। कौन? ईएसआईसी। कौन करेगी? ईएसआईसी। यानी उसको मिलेगा अभी भी कितना? 20,000। 12,000 कंपनी दे रही है और 8,000 कौन दे रहा है? ईएसआईसी। फिर डिपेंडेंट बेनिफिट, बंदे की डेथ हो गई तो उसके फैमिली मेंबर को ईएसआईसी से पेमेंट मिलता है। मेडिकल बेनिफिट तो आपको पहले बता दिया। फ्यूनरल बेनिफिट भी है सर, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, क्रिया कर्म के लिए भी पैसा देती है ना? कितना दे देती है? नॉट मोर बट 10,000, इट इज ओके। ठीक है, 10,000 रुपये देती तो है, नहीं देने से तो बेहतर है। तो फ्यूनरल एक्सपेंस के लिए आपको कितना दे देती है? क्रियाकर्म के लिए 10,000 रुपये। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये बेनिफिट्स किसका है? ईएसआईसी का है। ठीक है ना? एक बार एक बंदे का कॉल आया मेरे पास, उसने कहा सर मेरी सैलरी बढ़ रही है, मेरे पिताजी का चूंकि ऑपरेशन चलता है ईएसआई हॉस्पिटल में, और अभी उनके इलाज पे और बहुत खर्चा होना है, और जो कि हमारा ईएसआई से मैनेज हो जा रहा है, 2-2.5 लाख रुपए अभी और खर्चा होना है इस साल। तो सर मेरा प्रमोशन हो रहा है, मेरी सैलरी हो जा रही है करीबन 21,000 से बढ़ के सर 24,000 हो जाएगी, लेकिन दिक्कत ये होगी कि मुझे ईएसआई का बेनिफिट फिर नहीं मिलेगा, फिर मैं इलाज उलाज नहीं करा पाऊंगा, दिक्कत ये है। फिर उसके बाद मेरे को अपनी जेब से मैनेज करना पड़ेगा। सर मैं क्या करूं, प्रमोशन लूं कि क्या करूं? तो मैंने बोला जो आपने बोला ना, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। आपका 3,000 रुपये सैलरी बढ़ रहा है, भारत यहाँ 36,000 रुपये साल भर में बढ़ेगा, और यहाँ 2 से 2.5 लाख का पेमेंट करना है जो ईएसआई हॉस्पिटल मैनेज करेगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आप खुद बताइए। तो आपके सवाल में आपका जवाब है अभी प्रमोशन मत ही लीजिए अगर आपको इलाज कराना है तो, क्योंकि ईएसआई बेनिफिट फिर छिन जाती है। समझ रहे हैं ना? कंट्रीब्यूशन, तो ईएसआई कंट्रीब्यूशन, तो वहां पे सोचो बंदे ने प्रमोशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसका अपने पिता का क्या करना था? इलाज करवाना था। दैट मीन्स कुछ प्रोसेस रह गए थे, अभी कुछ होगा, थेरेपी वेरेपी कंप्लीट, इलाज उलाज में खर्च होना था, बाहर कराएगा तो 2 से 3 लाख रुपए उसका खर्चा होता। ठीक, समझ गए? तो ये सब भी है सर इसमें। आगे देखते हैं। ईएसआई पेमेंट आर टू बी मेड ऑनलाइन 15, ये भी सेम डे है भाई। पीएफ कब जमा करना होता है? अगले महीने की। ईएसआई का पैसा कब जमा करना होता है? अगले महीने की 15 तारीख को, बिल्कुल सही। अब एक एग्जाम्पल दे रहा है कि मान लो किसी की ग्रॉस सैलरी 20,000 है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा? 20,000 पे 0 पॉइंट से आपको आपकी सैलरी से कितना कटेगा? आपकी सैलरी से 150 रुपए। सिर्फ कितना कट रहा है सर? 150 रुपीज। और एम्प्लॉयर कितना दे रहा है? 650 रुपीज। ज्यादा किसको देना है? एम्प्लॉयर को। तुम्हें तो देना नहीं है, तुम्हें बहुत कम कट रहा है। अब सैलरी देखो कैसे जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000, तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई कट जाएगा कितना? 150। अब मेरे को ये बताओ, ये जब लेजर बनाओगे टैली के अंदर, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, इसका अंडर क्या होगा? करंट लायबिलिटी, बिल्कुल सही। क्योंकि वो ईएसआई का पैसा हम काटेंगे, अपनी जेब में नहीं रखना, उसे देना है हमें। ठीक है ना? फिर सैलरी पेबल तो है ही करंट लायबिलिटी, हो तो देना ही देना है। कितना? 19,850। ईएसआई का पेमेंट 150 और अपने जेब से देंगे 650। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है? 150। वो तो वही देखो, काटे और ये जमा कर दिए, खाता खत्म। और जो ये अपने जेब से दे रहा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई 650, इसका अंडर क्या होगा? इसका लेजर का अंडर क्या होगा? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अपनी जेब से देना पड़ रहा है एम्प्लॉयर को। तुमको एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो बैंक अकाउंट 800 रुपीज। समझ गए? तो आपने दो चीजें पढ़ी। पहला, आपकी सैलरी से क्या कटता है? पीएफ कटता है। दूसरा, आपकी सैलरी से क्या कटता है? ईएसआईसी। लेकिन शर्त यह कि आपकी सैलरी 21,000 रुपए के नीचे होनी चाहिए। अगर 21,000 से ऊपर गया तो ईएसआई नहीं कटेगा सर। क्यों नहीं ईएसआई कटेगा? आपको ईएसआई का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 21,000 से ऊपर नहीं मिलता। पीएफ तो फिर भी कटता है 15,000 से ऊपर, वहां पे आपका 15,000 था पीएफ के लिए। हालांकि 15,000 से ऊपर होने के बावजूद 15,000 पे आप पीएफ कटवा सकते हो, है ना, आपके ऊपर।
क्लियर। लेकिन ईएसआई में नहीं सर, ईएसआई में 21,000 क्रॉस किए आपका ईएसआई फिर नहीं कटेगा, चाह के भी आप ईएसआई बेनिफिट नहीं ले सकते, समझ गए। नेक्स्ट, अब पी टैक्स की बात करते हैं सर। ये प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? इट इज नॉट एन इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स नहीं है सर, इट इज अ प्रोफेशनल टैक्स। गवर्नमेंट कहती है तुम जॉब पा गए हो, नौकरी कर रहे हो, तो इस बात का टैक्स दो, ठीक है ना। तुम प्रोफेशन में आ गए हो, नौकरी पा गए हो, जॉब कर रहे हो, इस बात का टैक्स दो, समझ रहे हैं। इसको हम बोलते प्रोफेशनल टैक्स, सही है ना। तो प्रोफेशनल टैक्स बेसिकली क्या होता है, ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। किसके ऊपर? स्टेट्स के ऊपर। किसी स्टेट में ये टैक्स लगता है, किसी स्टेट में नहीं लगता। अब सबसे पहली बात बता रहे हैं अपने स्टेट की, यूपी की। यूपी में पी टैक्स नहीं कटता, ये एकदम चंदे जैसा होता है। जैसे एक छोटा सा आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल दूं, अगर आपकी सैलरी 15,000 तक होती है तो कुछ नहीं कटने वाला। अगर 15,000 से 20,000 रुपए तक अगर मैं आपको सैलरी दे रहा हूं इसके बीच में, तो मैं आपकी सैलरी से 150 रुपए काटूंगा। और अगर 20,000 से ऊपर है तो मैं आपकी सैलरी से 250 रुपए काटूंगा और स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जमा करा दूंगा। ये चंदे की तरह एकदम बहुत नॉमिनल सा अमाउंट होता है प्रोफेशनल टैक्स। अब ये पैसा जाता कहां होगा? अब मैं एक एग्जांपल बोल सकता हूं कि जैसे आप चलते हैं ना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, तो ये पैसा एग्जैक्टली उसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पे खर्च होता है, जहां पे बेरोजगारों के लिए काम होता है या बेरोजगारों को जॉब दिलाने के लिए जो भी काम। जैसे गोरखपुर, जैसे यूपी में भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, लेकिन स्टेट स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए पी टैक्स नहीं काटता, अपने जेब से चलाता, अपने खर्चे से चलाता है। बात समझे कि नहीं समझे? ये जो टैक्स लेते हैं इससे गवर्नमेंट बेसिकली एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के लिए, वहां के खर्चे के लिए अपना पैसा मैनेज करती है। जैसा भी कर्नाटका में भी ये देखो कितना उसका अलग स्लैब रेट है, तो स्टेट वाइज है सर। लिखा है इट इज अ टैक्स ऑन ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट एंड लेविड बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ सच प्रोफेशन। आपके प्रोफेशन की इनकम कैसी है, ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। इट इज लेविड ऑन एम्प्लॉइज। किसके ऊपर लेविड किया जाता है? एम्प्लॉइज के ऊपर। पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस इंक्लूडिंग द फ्रीलांसर्स, प्रोफेशनल्स, ये सब होते हैं ना, फ्रीलांसर सब एजेंट वेजेंट भी होते हैं। सब्जेक्टेड टू इनकम एक्सीडिंग द मॉनेटरी थ्रेशोल्ड। अगर आप वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहे हो, 15,000 तक नहीं कटेगा, 15,000 से ऊपर होगा तब कटेगा। इट इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। किसके द्वारा चार्ज किया? लेवी मतलब चार्ज करना। एंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कटता है। फ्यू इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स आर हियर, ये दिया हुआ है। वेस्ट बंगाल का तो और खतरनाक है, 10,000 तक कुछ नहीं कटेगा, 10,000 से 15,000 तक 110, 15,000 से 25,000 130, 25,000 से 40,000 तक 150, 40,000 से ऊपर होगा तब जाके 200 कटेगा, सही है। बाकी और भी स्टेट्स का देख सकते हो। प्रोफेशनल टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल इन अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीव, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में पी टैक्स नहीं कटता है। इज दैट क्लियर? दिल्ली में भी पी टैक्स नहीं कटता। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा क्या अगर पी टैक्स अगर कटेगा तो? सैलरी अकाउंट डेबिट, टू पी टैक्स जितना भी कटेगा टू पी टैक्स हो गया, और टू सैलरी पेबल अकाउंट। अब बताओ पी टैक्स का लेजर बनाओगे तो अंडर क्या डालोगे? करेंट लायबिलिटी, क्योंकि काट करके अपनी जेब में नहीं रखना है, उठा के देना है स्टेट गवर्नमेंट को। फिर पी टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब आप पे कर देना। क्लियर है? सिंपल है। अब क्या होता है? टीडीएस। आई थिंक टीडीएस ऑलरेडी आप लोग जानते हो। कितने से आप इनकम टैक्स पढ़ के आओ, आपको पता है 2.5 लाख से ज्यादा सैलरी कमाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ता है, और जो भी टैक्स अमाउंट होता है उसको डिवाइड कर दो 12 से, हर महीने आपकी सैलरी से हम काट लेंगे, ठीक है। इफ द टैक्सेबल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, देन एट द टाइम ऑफ पेमेंट of salary TDS is to be deducted at the rate applicable to such employee for the financial year. If the employer does not have PAN, अगर एम्प्लॉयर के पास क्या नहीं है, एम्प्लॉय के पास पैन नहीं है, तो टैक्स किस रेट से कटेगा? नॉर्मल रेट या 20% टैक्स, विच एवर इज हायर। कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो यहां पे मैं नहीं बता रहा हूं। आप सिंपल सा इनकम टैक्स है भाई ये। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 192, सबको पता है। सैलरी का जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है? 192। टीडीएस का सेक्शन क्या है? 192 टू सैलरी पेबल अकाउंट, और जब देंगे गवर्नमेंट को टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ठीक है। अब टीडीएस बनेगा तो अंडर क्या बनेगा तो ऑलरेडी पता है आप लोग को, ड्यूटीज एंड टैक्सेस या करंट लायबिलिटी, विच एवर जो आपको समझ में आया लगा सकते हैं। ठीक। अब देख रहे होगे 4 तरह की चीजें हैं जो आपकी सैलरी से कटना है। पहला पीएफ, दूसरा ईएसआई, तीसरा पी टैक्स, चौथा टीडीएस। समझ गए? तो एग्जैक्टली अब कंबाइन एंट्री अगर बनाओगे तो कंबाइन एंट्री क्या बनती है? अच्छा, टीडीएस का पेमेंट कब होता है ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, अगले महीने की 7 तारीख को। इसके बारे में हम लोग कल और अच्छे से स्टडी करेंगे। फिलहाल सैलरी ड्यू की एंट्री ये है। कोई आपसे पूछता है सैलरी ड्यू की एंट्री क्या होती है, तो हम क्या बोलते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इट इज रॉन्ग, इट इज टोटली रॉन्ग। कंपनी में सीधे कह देंगे जाओ बेटा घर। बात समझे? उसने पूछा व्हाट इज सैलरी ड्यू एंट्री, आपने बोला सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तुम्हारा एंट्री वहीं खत्म, जाओ घर। बात समझे कि नहीं समझे? कंपनी में सैलरी ड्यू की एंट्री क्या होती है? ये होती है सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, टू पी टैक्स, टू टीडीएस, टू सैलरी पे। इतना बोलना पड़ेगा। पी टैक्स नहीं भी है तो ठीक है, टीडीएस नहीं भी कटा तो ठीक है, लेकिन ये दोनों तो डेफिनेटली कटना है। बात समझे कि नहीं? मतलब आपको लेकिन बोलना पूरा पड़ेगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, टू पी टैक्स, टू टीडीएस, टू सैलरी पेबल रिमेनिंग अमाउंट। ये है सैलरी ड्यू की एंट्री। समझ रहे? और अभी अभी जो मैं ये स्लाइड अभी भगाया हूं, मैं एक बार आपसे बोल रहा हूं कि ये आप खुद से स्टडी करना। कोई दिक्कत होएगी तो हम लोग क्लास में कल कवर करेंगे। ठीक है। मैं पीडीएफ शेयर कर लिया हूं, और मेरे ख्याल से आप लोग डिफरेंस नहीं लिखे थे कल, जो डिफरेंस आपको होमवर्क दिया था। अब होमवर्क ध्यान रहे कंप्लीट करके आइएगा। ठीक है ना? बुक आप लोग को 2 दिन के बाद ही मिल पाएगी। ठीक है।